वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में आप लोगों को एक कोर्स पढ़ना है, एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपको सेमेस्टर में पढ़ना है इसके लिए भी, इसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर से एक तरह से स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, सिविल को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है अगर एज ए स्टूडेंट समझे तो। सिविल एक जितना भी थ्योरेटिकल पेपर है उसको हम लोग, जैसे कि इन्वायरमेंटल हो गया, जियोटेक इंजीनियरिंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जितना भी पेपर्स आपके सेमेस्टर में आने वाले सेमेस्टर में आएंगे, ये सभी को एक थ्योरेटिकल पेपर के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग सिविल, अपने आप में एक सिविल इसको बोला जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जो पेपर है, सिविल और स्ट्रक्चर 2 ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो पेपर है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स को देखते होंगे एज अ सिविल इंजीनियर्स, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रोडवे कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, पियर कंस्ट्रक्शन हो, जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसको एज ए स्ट्रक्चर हम लोग अगर समझे तो 2 पार्टों में बाइफर्केट किया जा सकता है सिविल इंजीनियरिंग को एज ए स्टूडेंट। एक सिविल वाला पेपर, थ्योरेटिकल पेपर, और एक स्ट्रक्चर वाला पेपर। ठीक है, स्ट्रक्चर वाला पेपर में आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो इंटरमीडिएट वाला बेसिस पे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वहाँ पे फोर्स, जितने भी फ्रिक्शन, छोटे मोटे टर्म्स को आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा एज अ सिविल इंजीनियर्स, उस मैकेनिक्स का क्या यूज़ है स्ट्रक्चर पे। ठीक है, स्ट्रक्चर का हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, मैकेनिक्स को, अप्लाइड मैकेनिक्स को कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन और एनालिसिस या फिर डिज़ाइन हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जितना भी आपका मैकेनिक्स है उसका बहुत ब्रॉड वे है, बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग को एक स्पेसिफाई होना पड़ेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाई होना पड़ेगा। मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर 2 वर्ड है। मैकेनिक्स आप लोगों ने शुरू से सुनते आए होंगे, और स्ट्रक्चर पहली बार आप लोग इंट्रोड्यूस हो रहा होगा अभी। ठीक है, स्ट्रक्चर एज अ सिविल इंजीनियर जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिस्कस किए, उसका मैकेनिक्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस पेपर का नाम है मॉस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत जगह इस पेपर का और भी नाम बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम भी बोला जाता है या फिर मॉस भी। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बहुत जगह इस पेपर का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बहुत जगह करिकुलम में डाला गया है इस कोर्स का नाम। ठीक है, आइए समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों पेपर सेम ही है, अलग अलग करिकुलम में इस कोर्स का जो नामांकन किया गया है वो अलग अलग नाम से किया गया है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ को सबसे पहले हम लोग समझ ले, स्ट्रेंथ क्या होता है। जब भी किसी मटेरियल पे, मटेरियल का जब भी बात करेंगे तो एज अ सिविल इंजीनियर जो मटेरियल हम लोग के सामने आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो आने वाला है वो क्या हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई बीम हो सकता है, कोई छत हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री प्रोफाइल अगर देखें तो कोई जैसे एक सरिया हो गया, वो हम लोग के लिए एक एज अ मटेरियल होगा, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ जानेंगे। कंक्रीट हो गया, वो कंक्रीट जैसे हम लोग देखते होंगे बहुत जगह, आप लोगों ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर पब्लिक बिल्डिंग या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग का कहीं भी आप लोगों ने कास्टिंग देखा होगा, तो वहाँ पे कंक्रीट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। वो एज अ मटेरियल, उसका स्ट्रेंथ हम लोग कैसे एनालाइज करें, डिज़ाइन करें, चाहे उसको समझें। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है। जब भी किसी मटेरियल पे हम लोग लोड लगाते हैं तो वो लोड क्या चाहता है, लोड किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, आइदर वो पुश हो या फिर पुल हो। ठीक, कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है, कंप्रेसिव लोड हो सकता है, या फिर टेंसाइल फोर्स हो सकता है, टेंसाइल लोड हो सकता है। वो लोड क्या चाहता है, उस मटेरियल को डिफॉर्म करना, उसका लेंथ जो है या जो भी शेप है उसको चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन मटेरियल में भी अपना कुछ गुण है, उसका इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल है आपस में एक दूसरे से जुटा हुआ है कोहेशन की वजह से या फिर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, तो आपस में जो भी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग या फिर कोहेशन की वजह से मटेरियल जो जुड़ा हुआ है उस डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है किसी भी मटेरियल का, यही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, किताबी लैंग्वेज में समझे, रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन व्हेनेवर एनी लोड इज अप्लाइड, दैट रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज टर्म एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी आता है उस टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, लोड लगा, लोड तो चाहेगा ही उसको डिफॉर्म कर देना। कोई भी वीक कोई बॉडी है, सपोज करिए क्ले है, मिट्टी का है, उस पर लोड लगा तो उसका शेप चेंज कर देगा। ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ बहुत कम था। वही ब्रिक है,
ब्रिक पे लोड लगा, ईंट पे लोड लगा, उसका शेप चेंज जल्दी नहीं होता, एक लिमिट के बाद शेप चेंज होता है। बहुत ज़्यादा लोड आप लगाएंगे तब वो क्रश करेगा, ठीक है। उसके बारे में भी अलग अलग जो भी टर्म आने वाला है उसको हम लोग सीखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ के बाद रिगार्डिंग हम लोगों ने दिया कि क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी का कोई बर्तन है, उस पर लोड लगाए वो तोड़ देगा, क्रश कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा किसी भी जगह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा कम था क्योंकि डिफॉर्म हो गया। लेकिन अगर वही डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर लेता, रोक लेता, लोड लग रहा है लेकिन वो डिफॉर्मेशन उसमें नहीं हो रहा है, तो ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर। आगे आते हैं, आप लोगों के सभी के पास सिलेबस होना चाहिए, जो भी SBDE का 4 सेमेस्टर का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे स्टिक होके, एक एक पॉइंट्स, ठीक है। और टोटल 25 क्लास का लगभग आप लोगों का सिलेबस जाएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे साथ में लर्न करेंगे वो 25 लेक्चर का पूरा सिलेबस जाएगा, 5-5 लेक्चर में डिवाइड किए हुए हर एक यूनिट को। ये पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो नाम है वो क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास अगर सिलेबस हो तो जो 1.1 जो टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है, इसी को हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है, सबसे पहले रिजिड बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी और सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन, इस पे आएंगे हम लोग जैसे जैसे लेक्चर आपका प्रोसीड होगा, जैसे जैसे लेसन हम लोग आगे जाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन पे भी आएंगे, फर्दर इस पे जो भी आपका सिलेबस बोल रहा है उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। रिजिड बॉडी को समझते हैं, जब भी किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं और वो लोड के वजह से बॉडी में थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, चेंज इन लेंथ नहीं है, जैसे बहुत तरह का मटेरियल होता है, रबड़ पे आप लोड लगाएं, एक आपके पास जो इरेजर है, रबड़ है, उस पर लोड लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। अगर कोई ऐसा बॉडी है जिस पे लोड लगाते हैं उसमें थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, तो वो कैसा बॉडी कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। जैसे स्टोन आप ले लें, पत्थर ले लें, बहुत एकदम हार्ड और मजबूत मटेरियल होता है, उस पर लोड लगाएं और किसी 2 पॉइंट के बीच में थोड़ा बहुत भी चेंज इन लेंथ नहीं हो, ठीक है, तो वो किस तरह का बॉडी है, रिजिड बॉडी है। डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड या फिर ज़ीरो माना जाए अगेंस्ट द लोड, लोड लगाए, डिफॉर्मेशन ज़ीरो है या फिर नेग्लेक्टेड बहुत कम अमाउंट का है, तो वो रिजिड बॉडी कहलाता है। और वो मटेरियल जो रिजिड बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, रिजिडिटी, ठीक है। इसको हम लोग आपको नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं हर एक टर्म्स को, और किताब क्या बोलता है, किताबी लैंग्वेज में भी आपको नोट से समझाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रिजिड बॉडी का हम लोगों ने क्या समझा कि वो ऐसा कोई बॉडी जिस पे लोड लगने के बाद थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, चेंज इन लेंथ नहीं हो, किसी 2 पॉइंट को पकड़े, अगर उस बॉडी में किसी 2 पॉइंट को पकड़े, लोड लगाएं तो वो 2 पॉइंट पहले जैसे जिस डिस्टेंस पे था अभी भी उसी डिस्टेंस में है, थोड़ा बहुत भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आया है, ये रिजिड बॉडी। और ये जो प्रॉपर्टी है रिजिड बॉडी का, इसी को रिजिडिटी बोलते हैं। क्लियर। आगे आते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या है, whenever any load is applied to the body, that load confirms the permanent deformation in the body is termed as plasticity and that body is termed as plastic body। मतलब क्या, किसी भी बॉडी में अगर हम लोग लोड लगाए तो वो लोड उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन ला दिया। परमानेंट डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या, उसका चेंज इन लेंथ अगर डिफॉर्म किया तो लोड को हटाने के बाद भी वो चिपका वही पोजीशन में रह गया, मतलब अपने प्रीवियस पोजीशन में नहीं आया, ठीक है। जैसे कि रबड़ है, इलास्टिसिटी पे भी आएंगे, इलास्टिक बॉडी पे भी आएंगे। इलास्टिक बॉडी जैसे लोड लगाए, ठीक है, तो वो दबा या फिर फैला, लेकिन जैसे ही लोड हटा दिए तो वो अपने प्रीवियस पोजीशन में चला गया। रबड़ का एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटे लोड के लिए हम लोग हाथ से लोड लगा रहे हैं, रबड़ को दबा रहे हैं, तो वो दबेगा, डिफॉर्म करेगा। जैसे ही लोड को हटाए तो वो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गया। वो किस तरह का बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है। अभी प्लास्टिसिटी को समझ रहे हैं। प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या, लोड लगाए तो डिफॉर्मेशन आया, ठीक है, लोड हटा भी दिए तो वो डिफॉर्मेशन अपने प्रीवियस पोजीशन को अचीव नहीं किया। वो अगर दबा था तो दबा हुआ ही रह गया, अगर वो फैला था तो फैला हुआ ही रह गया। तो ये जो बॉडी है, इस तरह का कोई बॉडी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है उस बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। किसी भी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, परमानेंट, लोड हटने के बाद भी वो
डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे। तो यही जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, और उस तरह का बॉडी प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। क्लियर? अब प्लास्टिक बॉडी को हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी समझते हैं। व्हेनेवर एनी लोड इज अप्लाइड, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन। After removal of the load, body regains its original position. That term is known as, that property is known as elasticity, and that type of body is termed as elastic body. किसी भी बॉडी में, किसी भी मटेरियल में हम लोग लोड लगाए, उसमें डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाए, वो डिफॉर्मेशन खत्म हो गया, अपने प्रीवियस पोजीशन को अचीव कर लिया, अपने प्रीवियस पोजीशन में चला गया। ठीक है, यही जो बॉडी है इस तरह का, वो इलास्टिक बॉडी कहलाएगा, और ये जो गुण है वो इलास्टिसिटी कहलाता है। क्लियर? अब समझते हैं किसी भी मेटल का प्रॉपर्टी। बहुत सारा टर्म आएगा। मेटल कहने का मतलब अभी हम लोग एक माइल्ड स्टील ले रहे हैं मेटल के तौर पे, जिसपे हम लोग यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेंसाइल लोड अप्लाइड करके उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल का, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेटल, कौन सा मेटल का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं? माइल्ड स्टील का। ठीक है, इस माइल्ड स्टील में टेंसाइल लोड लगा है, किस मशीन में? यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जो आप लोगों के कॉलेज में लैब में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे होगा लैब में, आप लोगों को पढ़ना भी है लेबोरेटरी में यूटीएम का, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और माइल्ड स्टील पे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील पे जब टेस्ट किए तो बहुत सारा टर्म निकल के आया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टील का कैरेक्टरिस्टिक्स, इस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत सारा उसका बिहेवियर निकल के आया, और इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें जो टेंसाइल लोड लगाया, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ पे उसके बहुत सारे टर्म को समझा गया। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे इलॉबरेशन हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तत्काल स्ट्रेस और स्ट्रेन को रफली समझते हैं, ऊपर समझते हैं। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? सिंपली स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज स्ट्रेस। किसी भी मटेरियल पे लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उस जिस एरिया पे लोड लगा रहे हैं, ठीक है, जो सपोज करिए एक ये मटेरियल है, इस पे लोड लगा है P इंटेंसिटी का, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया पे लोड लगा है, ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा एरिया होता है, लॉन्गिट्यूडनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, लैटरल एरिया होता है, इस तरह का, जिस पे लोड लगे, जिस एरिया पे लोड लगे, लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके 90 डिग्री वाला जो एरिया है उसको हम लोग लैटरल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो लोड या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर लैटरल एरिया, और लोड के पैरेलल डायरेक्शन वाला जो एरिया है, जैसे ये एक एरिया है, लोड भी इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और ये एरिया, चाहे ये एरिया और भी इस डायरेक्शन का एरिया या फिर इस डायरेक्शन जो एरिया है वो लोड के पैरेलल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल एरिया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल एरिया पे लोड नहीं लग रहा है, लोड किस एरिया पे लग रहा है? लैटरल एरिया पे या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसी दोनों का रेशियो को हम लोग सिंपली स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रेशर समझते हैं आप लोगों ने अपने लैंग्वेज में, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, बात करते होंगे अपने लैंग्वेज में। ठीक है, एग्जामिनेशन का बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब क्या? सिंपली प्रेशर लोड पर यूनिट एरिया, सिंपली स्ट्रेस को हम लोग समझ सकते हैं। हाइड्रोलिक्स में हम लोग स्ट्रेस नहीं बोल के प्रेशर यूज़ करते हैं, और जितना भी मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, जितना भी कोर्स है, इसमें हम लोग प्रेशर को स्ट्रेस के टर्म में समझते हैं। ठीक है, अब लोड का यूनिट है, अगर ऐसा यूनिट बात करें, न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर समझ रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को, इस पर डिटेल डेफिनेशन, टाइप्स, सब कुछ पे आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए, उसलिए अभी यहाँ पे आए। ठीक है, स्ट्रेस सिंपली लोड पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज स्ट्रेस, इसका यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जैसे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर इसका MKS यूनिट मिले तो kg पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट हो सकता है अगर लोड को किलोग्राम में लिया जाए, मास के टर्म में लिया जाए। अभी वेट के टर्म है, हम लोग
यहाँ पे यूनिट न्यूटन नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेस का सिग्निफिकेंस, इसका मतलब स्ट्रेन क्या है, जब भी किसी मटेरियल में लोड लगाते हैं तो थोड़ा बहुत जो डिफॉर्मेशन आएगा, डिपेंड करता है किस तरह का बॉडी है, वो इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। जैसा भी बॉडी है, जैसे कि मेटल जो है, मेटल का जो बात कर रहे हैं, इसका बिहेवियर लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ दूर तक एक लिमिट तक लोड लगाएं तो ये इलास्टिकली बिहेव करता है, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा लगा दीजिएगा तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बिहेवियर हम लोग को समझना है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी भी होता है सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद इसमें प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है, उसके बाद फाइनली ये टूट भी जाता है। लोड लगाएं एक लिमिट तक ये इलास्टिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करेगा। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए छोटा लोड लगाएं तो जो भी डिफॉर्मेशन आएगा थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का, वो नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं, आपको टेस्टिंग यूटीएम में जाएंगे तब पता चलेगा इसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आया है, ठीक है। ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो जो भी डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाए तो डिफॉर्मेशन अपने चला गया, मतलब अपने प्रीवियस पोजीशन भी ये मटेरियल आ गया। जो पहले लेंथ था वो लोड लगाने के बाद थोड़ा लेंथ डिक्रीज हुआ, सपोज करिए कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो लेंथ डिक्रीज करेगा, अगर टेंसाइल लोड लगता तो वो लेंथ इंक्रीज करता, ठीक है। तो जो भी लोड लगा रहे हैं हम लोग, आइदर वो टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव, तो चेंज इन लेंथ कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन लोड को हटाने के बाद वो चेंज इन लेंथ जो आया था वो खत्म हो गया, फिर से अपने प्रीवियस पोजीशन में चला गया। ये कब पॉसिबल है, जब लोड एक सर्टेन लिमिट तक लगे, ठीक है। वो लिमिट कौन सा है, इसी सब टर्म को समझना है, ठीक है। लोड एक सर्टेन लिमिट तक लगे तब इस तरह का बिहेवियर शो करेगा ये मेटल, माइल्ड स्टील। लेकिन जैसे ही एक लिमिट के बाद लोड को आप बढ़ाते जाइएगा, एक लिमिट के बाद लोड का इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो इलास्टिक बिहेवियर वाला जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन थोड़ा अमाउंट का आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, लोड लगाया, बहुत ज़्यादा लोड लगा दिए तो इसमें डिफॉर्मेशन आया, अब लोड हटा भी दिए तो वो डिफॉर्मेशन खत्म नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन परमानेंट उसमें रह गया, ठीक है। तो प्लास्टिक बिहेवियर भी एक सर्टेन लिमिट के बाद शो करेगा। उसके बाद भी आप लोड लगाते जा रहे हैं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स करेगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सा लिमिट है, पॉइंट्स है, उसको समझना है। तो उसी को समझने के क्रम में हम लोग को पहले स्ट्रेस को समझा हम लोगों ने, उसके बाद स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल ई से, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। कहने का क्या मतलब, सपोज करिए ये कोई मटेरियल है, इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। टेंसाइल पहले इसका लेंथ था L, अब टेंसाइल लोड लगा तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, खींचा इसको, थोड़ा सा बढ़ गया। कितना अमाउंट का बढ़ा, ये जो अमाउंट है इसको हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी और L, ये चेंज इन लेंथ है, इतना सा अमाउंट, ठीक है। तो स्ट्रेन किसको सूचित करता है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, दोनों का रेशियो जो है ये स्ट्रेन को सूचित करता है। लेंथ, चेंज इन लेंथ का भी यूनिट mm, सपोज करिए लेंथ का भी यूनिट mm, ये कट गया तो इसका ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन जो है वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब हुक्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट लिमिट इज टर्म्ड एज इलास्टिक लिमिट। क्या उन्होंने बताया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है हुक्स कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। हुक्स ने ये कांस्टेंट दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलास्टिक कांस्टेंट, ई से सूचित करते हैं, ठीक है, टू ई। ये टर्म क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो ये कांस्टेंट आया टर्म ई, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं से बहुत सारा न्यूमेरिकल का बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, बनता है। कैसे बनता है इसको समझिए। स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन A, स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DL अपॉन L। तो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि एक मटेरियल पे लोड लगा है 10 किलोन्यूटन का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना बाई इतना का है, ए भी दिया हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ई का वैल्यू 2 × 10⁵, नॉर्मली माइल्ड स्टील का होता है, कितना होता है, ई का वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। और DL का वैल्यू निकालना है, जबकि ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है। कितना चेंज इन लेंथ आया इस लोड को लगने के बाद, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, P × L डिवाइडेड बाय
P/L डिवाइडेड बाय A/E, एक फॉर्मूला बना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने बताया कि किस तरह से आगे डिराइव होता जाता है फॉर्मूला। अभी न्यूमेरिकल पे आए नहीं है, हम लोग फाइनली आएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोगों ने समझा, स्ट्रेन को हम लोगों ने समझा। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, आइदर लोड इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल होगा तो चेंज इन लेंथ जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर कंप्रेसिव होगा तो चेंज इन लेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा, इस तरह से। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब आते हैं इस तरह से, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो एक कांस्टेंट आया, इलास्टिक कांस्टेंट ई का क्या यूनिट होगा आप समझिए। स्ट्रेस इक्वल्स टू बड़ी ई इंटू छोटी ई। बड़ी ई क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट। छोटी ई क्या है? स्ट्रेन है। तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल के टर्म में देखें। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट वही हो गया जो स्ट्रेस का यूनिट था, इसलिए यहाँ पे माइल्ड स्टील का जो ई लिखे हैं इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत बात हम लोगों ने सीख लिया। अब आते हैं टॉपिक पे। हम लोग का जो टॉपिक था क्या था? एज पर सिलेबस, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। तो मेटल को जब भी हम लोग टेंसाइल उसका टेस्टिंग किया यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्वेशन इस तरह का, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ आया। वो ग्राफ कुछ इस तरह का था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये जो पैरामीटर है वाई एक्सिस वाला, इस पे हम लोग स्ट्रेस को नोट करते हैं, और ये जो पैरामीटर है इस पे हम लोग स्ट्रेन को नोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग अलग अलग अमाउंट का स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्टली स्ट्रेस आपको नहीं पता चलेगा, आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। हम लोग फाइनली यूटीएम मशीन कुछ इस तरह का होता होगा। इसमें हम लोग मेटल को लगाए हैं, इस पर लोड लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से इस तरह से लोड लगा रहे हैं। ये किसी चीज़ पे रखा हुआ है इस तरह का कोई, ये मेटल है। ठीक है, इसका स्पेसिफाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता होगा। हम लोग धीरे धीरे लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगा रहे हैं, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या पता चलता जाएगा? स्ट्रेस। ठीक है, और इसमें एक डायल गेज बना होता है इस तरह का। ठीक है, जिसमें कि स्ट्रेन को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन को निकाल सकते हैं। यूटीएम कोई मशीन है, उस पर हम लोग स्पेसिमेन को रखते हैं। स्पेसिमेन कहने का मतलब माइल्ड स्टील का छोटा सा सैंपल, जिस पे कि यूटीएम मशीन में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पर लोड लगाना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से इस तरह से लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। लोड लगाने के बाद हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शन एरिया स्पेसिफाइड है। लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या देता जाएगा? स्ट्रेस। अलग अलग अमाउंट का लोड लगाएंगे, अलग अलग अमाउंट का स्ट्रेस देता जाएगा। ठीक है, उसमें एक डायल गेज भी लगा होता है। ये डायल गेज उसका चेंज इन लेंथ बताता है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, पहले कितना लेंथ था वो भी स्पेसिफाइड है। उस दोनों का रेशियो से क्या पता चलता जाएगा? स्ट्रेन पता चलता जाएगा। तो समहाउ हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे, इस यूटीएम मशीन के थ्रू हम लोग को अलग अलग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मिलता जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग बिहेवियर ऑफ द ये जो मेटल है माइल्ड स्टील उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हम लोगों ने देखा वो क्या है? इस पॉइंट को ए से सूचित कर देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट इसको बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बी इलास्टिक लिमिट, उसके बाद y1 अपर यील्ड पॉइंट, इसको सी हम लोग बोल लें, ए बी सी के टर्म में लिख रहे हैं। बहुत जगह y1 y2 लिखता है। C1 ABC, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद ये F, आगे जाके फाइनली फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से A तक एक लीनियर बिहेवियर है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, लीनियर बिहेवियर है, मतलब जिस प्रोपोर्शन से स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से, उसी अनुपात से स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। यानी कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। दोनों का रेशियो अलग अलग स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग स्ट्रेन का जो रेशियो है वो थोड़े एक लिमिट तक कांस्टेंट है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, एक कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा है। कांस्टेंट बिहेवियर, स्ट्रेट लाइन जहाँ तक ये कर्व जाता है उस लिमिट को, ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट
क्लियर। अब ए के बाद जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कर्व लीनियर हो जाता है, कर्व हो जाता है, स्ट्रेट नहीं रहा। बी तक जो ए से बी वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ा कर्व लीनियर कर्व आ जाता है उसमें, ठीक है। तो बी पॉइंट का एक स्पेसिफिक नाम है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे जो ई है वो किसको सूचित कर रहा है, इलास्टिक लिमिट को, ठीक है। अब यहाँ पे ए तक ही प्रोपोर्शन होना चाहिए था, बी तक इलास्टिक लिमिट तक क्यों प्रोपोर्शन है, इसको समझते हैं, ठीक है। ये देखा गया टेस्ट, बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टिंग करने के बाद कि बी पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी मटेरियल से अगर लोड हटा दे, स्ट्रेस हटा दे, तो ये अपने प्रीवियस पोजीशन ओ पे आ जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है। यानी कि कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया है अभी तक बॉडी में, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच जाता स्ट्रेस का वैल्यू, तब हम लोग लोड को हटाते, स्ट्रेस को हटाते, तो जो प्रीवियस पोजीशन में आता, यहाँ तक आता, इतना सा परमानेंट डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ ये रह गया, ठीक है। अगर लोड यहाँ तक पहुँच जाता तो, ठीक है, एक पॉइंट तक बी तक ही हम लोग स्ट्रेस को अप्लाइड किए, उसको क्रॉस नहीं किए, तो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ से लौटने के बाद भी मटेरियल में किसी तरह का क्षति नहीं हुआ है, अभी तक किसी तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। भले ए से बी वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ये रेंज में तो नो डाउट एकदम यहाँ तक भी पहुँच के, चाहे यहाँ तक भी पहुँच के हम लोग लोड को हटाए तो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, क्योंकि ये जो इस तरह का जो रिलेशन है स्ट्रेस स्ट्रेन में, ये कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। इसलिए ए पॉइंट तक तो अनडाउटली वो लोड हटाने के बाद भी, स्ट्रेस हटाने के बाद भी अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गया, किसी तरह का क्षति नहीं हुआ, किसी तरह का चेंज इन लेंथ अभी तक नहीं आया। लेकिन ये देखा गया एक स्पेशल बिहेवियर कि थोड़ा आगे तक जाने के बाद भी, यानी बी तक जाने के बाद भी, अब ए से बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर भी लोड अगर हटा रहे हैं तो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जा रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो वो स्पेशल जो पॉइंट है, वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है, उसी का नाम क्या है, बी पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। वो ए से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब एक पॉइंट है सी, जिसका नाम है अपर यील्ड पॉइंट, सी अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड होने का मतलब क्या, अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट तक स्ट्रेस अगर पहुंचा दिए हैं तब छोड़ते हैं तो जो बैक होगा कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा। तो वो एक स्ट्रेस का वैल्यू और थोड़ा उसका स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी जो मटेरियल का, तो वो थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर सी तक आप स्ट्रेस को पहुंचा दिए हैं और अगर फिर से लोड को हटाइएगा, स्ट्रेस को हटाइएगा, तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग एक स्पेशल नेम है अपर यील्ड पॉइंट। तब ये देखा गया कि स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी सडनली थोड़ा ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो डीप जो पॉइंट है यहाँ पे, ये अपर यील्ड पॉइंट था, तो डी का क्या नाम है, लोअर यील्ड पॉइंट। अब लोअर यील्ड पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। जैसे डिफॉर्मेशन आया, थोड़ा लेंथ इंक्रीज किया, अगर उसको खींच रहे हैं, कोई भी मटेरियल को अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हैं यूटीएम मशीन में, तो उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा। जैसे लेंथ बढ़ा तो उससे स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, थोड़ा वो हल्का महसूस करेगा। जैसे हल्का महसूस किया, स्ट्रेस रिलीफ हुआ, तो सडन ड्रॉप इन स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, सी पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा है, डी पॉइंट पे थोड़ा कम। ये बहुत टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा, कहीं भी बुक में आपको नहीं लिखा हुआ ये बात। सी पॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है, जैसे ही डिफॉर्मेशन आया, उसमें चेंज इन लेंथ आया, मतलब क्षति पहुंचा, तो थोड़ा देर के लिए वो रिलीफ फील करेगा, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा देर के लिए वो रिलीफ फील किया, मतलब उससे स्ट्रेस प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे स्ट्रेस ये वैल्यू था, सडनली स्ट्रेस ड्रॉप हुआ, तो जिस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ और डिफॉर्मेशन भी आया, थोड़ा लेंथ उसमें डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अब एक जो डिफॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो थोड़े दूर तक चलता जाएगा, इसको यील्ड प्लेटू, डी से ई तक जो हम लोग ये रेंज है, इसको यील्ड प्लेटू बोलते हैं। यहाँ पे डिफॉर्मेशन चलता जाएगा, स्ट्रेस अभी भी नहीं आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस एक तरह से कांस्टेंट है। डी, ये जो स्ट्रेस वाला पैरामीटर है, देखिएगा डी से ई तक कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि डी से ऊपर जा रहा है। डी से ई इस तरह से कांस्टेंट स्ट्रेस है, यानी कि अपने ऊपर डिफॉर्मेशन वो होने दे रहा है, चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये वाला एक्सिस तो बढ़ता जा रहा है, ये वाला एक्सिस भले डी से ई तक नहीं बढ़े, लेकिन ये वाला एक्सिस में जो पैरामीटर है वो तो बढ़ता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है।
ये एक्सिस जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर देखा गया है ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद यूटीएम मशीन में। डी से ई तक परमानेंट डिफॉर्मेशन आया और स्ट्रेस अभी भी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ई पॉइंट के बाद स्ट्रेस हार्डनिंग स्टार्ट हुआ, मतलब कि फिर से उसमें स्ट्रेस थोड़ा सा आने लगा, ठीक है। अब उसका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है सडनली और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर से उसमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब वो फाइनली किस ओर बढ़ रहा है कि फैलते फैलते अब वो फाइनली टूटने जा रहा है, ठीक है। तो टूटने जो जा रहा है अब, तो एक लिमिट तक जो स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी है वो अल्टीमेट पॉइंट तक चला जाता है, मैक्सिमम पॉइंट तक चला जाता है, इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये जो ई एफ था ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब क्या, इससे ज़्यादा अब स्ट्रेस ले ही नहीं सकता है ये मटेरियल, इससे ज़्यादा मतलब क्या, ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट है, ये वर्टिकल ऑर्डिनेट किसको शो कर रहा है, स्ट्रेस को शो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अब ये मटेरियल नहीं ले सकता है। और इस लिमिट के बाद जैसे ही आप बढ़ाते हैं तो मटेरियल सडनली क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि मटेरियल में पहले कोई भी एक स्टील का रॉड है, उसमें हम लोग यूटीएम मशीन में लोड लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो एक पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक अगर लोड हम लोग लगाए हैं तो लोड हटाने के बाद वो अपने प्रीवियस पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलास्टिक लिमिट हम लोग क्रॉस करते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लोड लगाएं, चेंज इन लेंथ है, अब लोड हटा दिए तो थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी लोड लगा रहे हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ नहीं रहा है। ई पॉइंट के बाद स्ट्रेस का भी इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है और डिफॉर्मेशन भी लगातार होता जा रहा है। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो पतला होता जाएगा, ठीक है। आप इमेजिन करिए, आप रॉड को खींच रहे हैं, एक जो सरिया है उसको खींच रहे हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट होने लगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, डायमीटर है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। यानी कि चेंज इन लेंथ तो हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे चेंज इन डायमीटर भी हो रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा लिमिट आएगा यहाँ पे रिड्यूस होते 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 फाइनली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नेकिंग होके फेल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। वो जो फेल्योर हुआ वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद फाइनली क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को, जो ई वाला डी से ई है यील्ड प्लेटू है, और एफ जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद ब्रेकेज मतलब ब्रेक कर जाता है, ये जो स्पेसिमेन है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम लोग सीखें। मेटल की जगह पे ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। ये स्पेशल था माइल्ड स्टील, एज पर सिलेबस आप लोगों को जो पढ़ना है, माइल्ड स्टील का ऐसा बिहेवियर है। अब कंक्रीट को हम लोग टेस्टिंग मशीन में डालें तो यूटीएम में नहीं डालेंगे, उसका अलग टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर, उसका जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो अलग हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। इस तरह से अलग अलग मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के बारे में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी सीखा, क्योंकि माइल्ड स्टील बहुत यूज़ होने वाला है। इससे जितना भी टर्म था सब टर्म कवर हो गया, जितना मैक्सिमम टर्म हो सकता है सब टर्म कवर हो गया। अब जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें जैसे कि कंक्रीट यूज़ करेंगे तो उसमें इतना सारा टर्म भी नहीं आएगा, 2-3 टर्म में ही उसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील को इसलिए लिया गया ताकि इसमें जितना पॉसिबल टर्म है उसको हम लोग सीख सकें।